अभी जो मैंने एक स्कोर कार्ड वाली वीडियो डाली थी ना, जहाँ पर मैंने आपको अपने मेंस का स्कोर कार्ड दिखाया था, वहाँ पर इंग्लिश में 33 कुछ ऐसे मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40। तो उसको देखने के बाद से मैनी ऑफ यू वेर आस्किंग मी कि आरसी के लिए बता दीजिए, पैराजम्बल्स के लिए बता दीजिए। तो मैंने सोचा है कि इस तरीके से ना मैं अलग अलग टॉपिक वाइज आप पर्सनल टिप्स आपको दे सकती हूँ ना, जो मैं खुद फॉलो किया करती थी और जिससे क्वेश्चंस बहुत ईजिली बन जाते हैं। उस तरीके से एक सीरीज लेकर आऊँगी इंग्लिश के लिए, ऑल दोज हु फाइंड पैराजम्बल्स द ट्रिकिएस्ट वन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है। पहले मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन कुछ चीज़ें आप फॉलो करके इस अपने टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लाइव कुछ 2 क्वेश्चंस सॉल्व भी करेंगे रैंडमली। नोट्स के फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं, उसको कहीं पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए एंड उसको फॉलो किया करिए जब भी आप पैराजम्बल्स को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पैराजम्बल्स हर बार गलत हो जाते हैं, थोड़े से इधर उधर मिस्टेक के कारण पूरे 5 मार्क्स चले जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली आपको क्या करना है, रीड ऑल द सेंटेंसेज इन वन गो, मतलब एक बार आपको स्कैन करना है उनको, ठीक है। ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द थीम ऑफ द पैराग्राफ। एक बार आप जब सारे सेंटेंसेज रीड करते हैं ना सबसे पहले, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर किस बारे में बात हो रही है, ना कि आप सिर्फ 1-2 सेंटेंसेज पढ़ें, ठीक है। सो फर्स्ट गिव अ कर्सरी रीड। कर्सरी रीड का मतलब होता है एक स्किमिंग टेक्निक से जिस तरीके से हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना ऊपर ऊपर से, वैसे पूरे सेंटेंसेज को हमको पढ़ लेना है एंड ट्राई टू गेट द टोन ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमको ओपनिंग सेंटेंस कैसे ढूंढना है। ओपनिंग सेंटेंस, अच्छा स्टोरीज वगैरह तो बहुत ही कम आती हैं आजकल, क्लरिकल एग्जाम में आ सकता है अगर कोई स्टोरीज के फॉर्म में है कुछ वो 5-6 जो सेंटेंसेस हैं, तो वहाँ पे अगर वंस लॉन्ग टाइम अगो या वन या ए एन इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है तो मतलब कि वो स्टार्टिंग है किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग, तो आप समझ सकते हैं वो ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा वो सारे रेस्ट सेंटेंसेस से, मतलब वो किसी भी और सेंटेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, किसी भी प्रकार के प्रोनाउंस यूज नहीं होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा वो अपने आप में, और वो किसी भी एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, कोई भी मेन सब्जेक्ट होगा उसका वो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी आपको लगेगा उसको पढ़ के, ठीक है। और उसमें कुछ भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होंगी, बिकॉज स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो आगे आएंगी, वो एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको लगेगा। इट विल नॉट बिगिन विथ एनी कंजंक्शन, उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि बट हो गया, डज हो गया, बिकॉज हो गया, इस टाइप के कंजंक्शन उसमें नहीं यूज होंगे। बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट, ओके। एंड इट विल नेवर स्टार्ट विद डेफिनेट आर्टिकल। वो मैंने आपको क्या बोला, एंड इन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल मतलब द से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि द में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, कि हमने किसी और चीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि अ बॉय, अब उसके बारे में द बॉय बात किया जा रहा है, तो वो द वाला कभी भी फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर आप फाइंड करने चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं पैसेज को कंक्लूड कर रहा होगा, एक प्रकार से पूरा उसमें कंक्लूजन होगा, ठीक है। कुछ भी अचानक से कुछ न्यू नहीं होना चाहिए उसमें, नथिंग एब्रप्ट मैंने लिखा है, मतलब कि कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन उसमें नहीं एक टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए, नथिंग एब्रप्ट, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं होगा उसमें। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट आप फाइंड कर सकते हैं, एक समरी के रूप में लास्ट वाले स्टेटमेंट को दिया रहता है, ठीक है। तो सबसे हमारा फर्स्ट काम होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइंड करना। जब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज होता है ना, तो एटलीस्ट हमको फर्स्ट, लास्ट, सेकंड इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनको फाइंड कर लेना चाहिए, और सिर्फ उसी को टिक करके आप आइए। ज़बरदस्ती में पूरे 5 के 5 लगा के और पूरा नेगेटिव मार्किंग से अच्छा बेटर आपके लिए यही होगा कि आप फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ को टिक लगा के आइए, आपका करेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स, एटलीस्ट आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पर हमको कोशिश ये करनी है कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसको अप्लाई करके, हम प्रैक्टिस करके हम इस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रेंथन कर लें, ओके। सेकेंड सेंटेंस जो होता है वो यूजुअली प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट सेंटेंस। तो हमेशा ऐसे सेंटेंस को ढूंढिए, फर्स्ट आपने ढूंढ लिया, उसके बारे में और डिटेल में कुछ और सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको बोला फर्स्ट सेंटेंस स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं देगा, क्योंकि उसके आने वाले सेंटेंस स्पेसिफिक डिटेल्स देगा। तो सेकंड सेंटेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो सेकंड सेंटेंस को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड सेंटेंस जो है दैट मस्ट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द सेकंड वन एंड सो ऑन, ठीक है। आगे चलता जाएगा और फिर आपको लास्ट वाले सेंटेंस से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना है। अब बीच के हम क्या करेंगे, बीच के विल ट्राई टू फाइंड पेयर्स, लॉजिकल पेयर्स, मतलब ऐसे अगर हमसे नहीं बन रहा है ना कि सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिकल पेयर्स, उस तरीके से फाइंड करिए एंड देन ट्राई टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली और लॉजिकली, ओके। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि कभी भी ए एन के बाद ही द वाला आएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से पेयर्स बना के फिर आपस में आप ये देखिए, अपने आप में सोचिए कि ईएसी पहले आएगा कि जीएफ पहले आएगा, क्योंकि ये तो आपको पक्का हो जाएगा कि ये पेयर्स हैं ही हैं। ठीक है, इस तरीके से पेयर्स पहले बनाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे एब्रीविएशन जो होता है वो बाद में आएगा फुल फॉर्म के। किसी एक ही चीज़ के बारे में अगर पहले उसका पहले एब्रीविएशन लिखा हुआ है फिर फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो याद रखिएगा फुल फॉर्म वाला सेंटेंस पहले आएगा। ठीक है, समझ लीजिए इसरो है तो ISRO अगर लिखा है और कहीं पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिखा है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिस सेंटेंस में लिखा है वो पहले आएगा और ये शॉर्ट फॉर्म वाला बाद में आएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड फाइंडिंग लिंकेज बिटवीन सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। कुछ चीज़ें आपको जिसको आपको देखनी है जैसे कि प्रोनाउंस, तो रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हु, हुम, दैट, इस तरीके के अगर किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो उसको देखिए। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे कि दीज, दोज, इस टाइप का दिख रहा है। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे ही, शी, इट, इस टाइप का दिख रहा है तो इसको फाइंड करिए और उस सेंटेंस अगर आपको मिल जाते हैं ऐसे सेंटेंस, देन इफ़ यू गेट एनी ऑफ दीज इन एनी सेंटेंस देन लुक फॉर द एक्चुअल सब्जेक्ट। मतलब ये पक्का किसी का पेयर बन जाएगा आपका इजीली। जैसे मैंने आपको बोला ना पेयर्स बनाना है तो पेयर्स बनाने के लिए बहुत काम आएगा आपके कि आपका इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो आपको फाइंड करना है कि आखिर किसके हुम, किसके हु की बात कर रहा है, किसके ही, शी, इट की बात कर रहा है, वो आपको एक्चुअल सब्जेक्ट ढूंढना है और फिर उसका पेयर बना लेना है। ठीक है, ऑल्सो लुक फॉर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कहीं पर इस तरीके का है इफ़, किसी एक सेंटेंस में इफ़ है दूसरे सेंटेंस में देन है, या फिर कहीं पर बिकॉज का यूज़ हुआ है, सो दैट का यूज़ हुआ है। इस टाइप का जो कॉजेज एंड इफेक्ट्स वाला सेंटेंस होता है उसको भी आप ढूंढ के पेयर्स ईजिली बना सकते हैं। इस टाइप के पेयर्स आपके बन गए, आपको लिंकेज फाइंड करना है और उसको अरेंज करना है फिर क्रोनोलॉजिकली या फिर लॉजिकली। ओके, उसके बाद आपको लास्ट सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आप अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो फॉलो करेंगे ना तो आपसे ईजिली क्वेश्चंस बन जाएंगे। यू कैन मास्टर दिस सेक्शन lastly if you practice as much as you can and practice will make you perfect in this section. okay, ये जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना उसको एक बार क्वेश्चंस में सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं टेक्स्ट बुक बाई स्मार्ट बुक से सॉल्व कर रही हूँ अगर आपको नहीं पता होगा तो ये जो क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं लेकिन नंबर 4 के बारे में पहले से बोल दिया है कि ये करेक्टली प्लेस्ड है, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, उसको नंबर 4 बता दिया गया है और बोल दिया गया है कि नंबर 4 हैज़ बिन करेक्टली प्लेस्ड, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज नीड्स टू बी अरेंज करेक्टली इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ए से लेके एफ तक यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंसेस, तो हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए अर्ली मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, नहीं अचानक से अर्ली मॉडर्न पीरियड इन यूरोप के बारे में बात कर रहा है। गिव राइज टू ह्यूज टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, नहीं। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 डिविजन्स नेमली एंटीक्विटी, द मिडिवल एंड द मॉडर्न। लग रहा है ना कि ये स्टार्ट कर रहा है, ये आपको ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है, इसको आप बी को साइड में रखिए। ठीक है, दिस पीरियड ऑल्सो, दिस मैंने बोला था दिस कहीं पर हो ऑल्सो कहीं पर हो, नहीं होगा वो फर्स्ट सेंटेंस। द मिडिवल पीरियड इन यूरोप ऑल्सो सॉ, मतलब इससे पहले भी कुछ सॉ था, है ना, ऑल्सो सॉ है मतलब ये भी नहीं होगा। द अर्ली मिडिवल पीरियड इन यूरोप वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉपुलेशन डिक्लाइंस। ठीक है, जो ए है और डी है वो कहीं भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन जब हमको बी मिल गया है ना तो फिर ये ए और डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। ई में लिखा है हाउएवर, तो मैंने आपको बोला हाउएवर वगैरह से स्टार्ट नहीं होगा। और लास्टली यहाँ पर एफ में क्या लिखा है, द मिडिल मिडिवल पीरियड वाज हाउएवर, फिर से यहाँ पे हाउएवर का यूज़ है, ये भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा है हमको किस तरीके से चीज़ों को ढूंढना है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमारा जो बी है ना वही है फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद ढूंढते हैं कि एंटीक्विटी के बारे में यहाँ पर कुछ है कि नहीं, लेकिन जब हमने रीड किया तो यहाँ पर एंटीक्विटी ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन मिडिवल पीरियड के बारे में बात हुआ है जहाँ पर अर्ली मिडिवल पीरियड वाले को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो बी के बाद हमारा डी जो है वो सीक्वेंस बन रहा है, द अर्ली मिडिवल पीरियड इन यूरोप वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉपुलेशन डिक्लाइंस, इन्वेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा इसके बाद लेट मिडिवल पीरियड के बारे में बात है, मिडिल के बारे में बात है और मिडिल पीरियड इन यूरोप ऑल्सो सॉ है, तो ऑल्सो वाला नहीं होगा। तो ये एफ में देखिए यहाँ पर है मिडिल मिडिवल पीरियड वॉज हाउएवर अ गुड पीरियड फॉर यूरोप एज इट्स पॉपुलेशन ग्रू, तो एफ होगा इसके बाद। ठीक है, क्योंकि मिडिल के बारे में यहाँ पर बातें स्टार्ट हो रही हैं और फोर्थ वाला पहले ही बोल दिया है कि यहीं पर रहेगा, तो मिडिल मिडिवल पीरियड इन यूरोप ऑल्सो सॉ। अच्छा ये तो फोर्थ पहले ही था ना, है ना, इसको हमको कंसिडर ही नहीं करना था, ये फोर्थ पहले से ही था। तो यहाँ पर हमारे 4 सेंटेंसेस अभी तक हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेट मिडिवल पीरियड के बारे में, तो इसलिए इसके बाद ई आएगा। हाउएवर द लेट मिडिवल पीरियड इन यूरोप वाज बाय फेमाइन्स एंड प्लेग्स। उसके बाद क्या होगा, सी में लिखा हुआ है दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द बर्थ ऑफ स्कोलास्टिज्म अ फिलोसफी दैट पुट रीजन, अच्छा ऑल्सो सॉ दैट। तो यहाँ पर आप देखिए कि फोर्थ में लिखा हुआ है कि
ऑल्सो सॉ द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फ्यूडलिज्म, तो एक ही कंटिन्यूएशन में जा रहा है, दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द, तो 4 के बाद हम लोग पहले सी को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो मिडिल पीरियड के बारे में ही बात कर रहा है, उसके बाद हम लोग ई को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से बना कि बी, फिर उसके बाद डी, फिर एफ हमने देखा उधर, फिर 4, फिर सी, फिर ई, फिर लास्टली क्या बच गया हमारे पास, ए, द अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो आपने देखा था कि यहाँ पर डिवाइडेड था एंटीक्विटी, मिडिवल और मॉडर्न में, तो एंटीक्विटी के बारे में बात नहीं थी, मिडिवल के बारे में सारी चीज़ें हमने कर ली, लास्ट जो सेंटेंस है वो हमारा अर्ली मॉडर्न पीरियड इन यूरोप के बारे में बता रहा है। तो फाइनली हमारा ये सीक्वेंस पूरा कंप्लीट हो गया, बी डी एफ 4 सी ई ए, ठीक है। इस तरीके से फिर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करते हुए नहीं दिखाऊंगी, हम इजीली वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। अच्छा, एक बार हम लोग आंसर जरूर देख लेंगे ना। देखिए यहाँ पर है आंसर इसका, और करेक्ट ऑर्डर क्या है, बी डी एफ 4 सी ई ए, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द वाटर्स ऑफ द आइलैंड आर फेमस फॉर अ स्पर्म वेल, मैंने आपको पहले बोला कि पूरा रीड कर लीजिए, ठीक है। मैनी हाउसेज इन मोचा आर बिल्ड फ्रॉम रिमेन्स, ठीक है। हिस्टोरिकली दिस स्मॉल एंड रिमोट आइलैंड हैज प्लेड होस्ट टू एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स, पायरेट्स, मोचा डिक आइलैंड इज अप्रोक्सीमेटली मुझे स्मॉल आइलैंड, ठीक है। मोचा के बारे में बात किया जा रहा है जो कि एक स्मॉल आइलैंड है, और उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स बताई जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके का मैंने अपने मन में एक फ्रेम कर लिया कि किस बारे में है, पूरा थीम क्या है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द वाटर्स ऑफ द आइलैंड आर फेमस फॉर, कौन सा आइलैंड नहीं पता, एक जो है वो फर्स्ट नहीं हो सकता। मैनी हाउसेज इन मोचा आर बिल्ड फ्रॉम, अचानक से ऐसे नहीं बताया जाएगा। थर्ड छोड़ दीजिए, सी, मोचा डिक सर्व टू बी द इंस्पिरेशन फॉर द फिक्शनल वेल मॉबी डिक इन द 1851 नॉवेल, ठीक है। द आइलैंड इज, सी हो सकता है लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। द आइलैंड इज अप्रॉक्सीमेटली, कौन सा आइलैंड नहीं पता। ई में है मोचा इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड 12 माइल्स, देखिए ये बिल्कुल सही लग रहा है ना, ई जो हमारा ओपनिंग सेंटेंस के रूप में बिल्कुल सही लग रहा है। एफ, द आइलैंड बोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिपरेक्स इन द वर्ल्ड, नहीं ये नहीं लग रहा है। तो ई हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। मोचा इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड 12 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ मेन लैंड, और उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा डिटेल कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, डी, कि आइलैंड इज अप्रॉक्सीमेटली 48 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया विथ माउंटेन्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद थर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि उसमें दिया हुआ है, हिस्टोरिकली दिस स्मॉल एंड रिमोट आइलैंड हैज प्लेस्ड होस्ट टू एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स, पायरेट्स, शिपरेक्स एंड वन वेरी फेमस वेल। उसके बाद क्या आ जाएगा, मैनी हाउसेज इन मोचा आर बिल्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ शिपरेक्स, द वाटर्स ऑफ, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए कि ए में लिखा हुआ है स्पर्म वेल मोचा डिक, मतलब पहली बार उसके बारे में बात हुआ है, लेकिन नेक्स्ट में ही क्या लिखा हुआ है, सी वाला देखिए, मोचा डिक सर्व टू बी द इंस्पिरेशन फॉर द फिक्शनल। मैंने आपको इसी तरीके से बोला है कि आपको पेयर्स बनाने हैं, हमारा ए और सी पेयर बन गया, और जस्ट थर्ड के बाद हम लोग उसको यूज़ करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं आइलैंड के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे कन्फ्यूजन हो सकती थी ए और सी में कि कौन सा मैं प्लेस करूँ, लेकिन यहाँ पर हमको पेयर मिल गया, तो हम लोग का बन गया 3 के बाद ए और सी। फाइनली हमारे पास बचा हुआ है क्या, एफ और बी। तो एफ क्या है, द आइलैंड बोस्ट वन ऑफ the largest number of shipwrecks in the world, many houses in Mocha are built from remains of shipwrecks। ये ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर फॉर्म हो रहा है, पहले एफ होगा कि एफ में बता रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिपरेक्स इन द वर्ल्ड, और बी में बता रहा है कि दे आर बिल्ट फ्रॉम रिमेन्स ऑफ शिपरेक्स, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस है ना वो बन गया ई डी 3 ए सी एफ बी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड ये जो बुक है ना, ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ पे जब आप कंटिन्यूसली पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं कि आखिर वो उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के बाद ये क्यों आएगा, इसके बाद ये क्यों आएगा, अच्छे से डिटेल में आपको, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया इस बुक से और 2-3 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए और यहाँ से आपने समझ लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके आगे क्वेश्चन सही होंगे। मैंने ना इस चीज़ को खुद से अप्लाई करके देखा है कि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें मुझे समझने में डिफिकल्टी हुई, लेकिन यहाँ का एक्सप्लेनेशन जब मैंने देख लिया ना कि इस तरीके से किया जाता है, तो उसके बाद मुझे बहुत ईज हो गया, ठीक है। पहले भी इस बुक का रिव्यू दिया है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि लास्ट में इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, तो यहाँ पे लॉजिक्स आपको दिया हुआ है कि क्यों ये फर्स्ट में आएगा, क्यों ये सेकंड में आएगा, क्यों ये फोर्थ में नहीं आएगा। इस तरीके से सारी लॉजिक्स आपको अच्छे से दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं, और फिर खुद से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके ऑटोमेटिकली सही बनते जाएंगे। आप सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, एंड सब में उस तरीके से सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस दिए गए हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें TTA दिया हुआ होता है, टाइम टू आंसर क्वेश्चंस, दैट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है 45 सेकंड्स। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत देर में सॉल्व करते हैं 1.5 मिनट्स में, तो आपको खुद फील होगा कि नहीं, एक्चुअल टाइम टू आंसर क्वेश्चन होना चाहिए 45 सेकंड, तो मेरा उससे ज़्यादा में हुआ है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप अभी इस टॉपिक में लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फिर टाइम फ्रेम के अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टाइम टू आंसर क्वेश्चन है ना, ये एवरेज बेसिस पे टेक्स्ट बुक में जो मॉक्स होते हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट सॉल्व
करते हैं उसका एवरेज निकाल के ये TTA लाया गया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 21 सेकंड्स में सॉल्व किया जाना चाहिए, बट आपका अगर 10 सेकंड्स में सॉल्व हो गया तो आपको खुद अंदर से मोटिवेशन आएगी। ठीक, हर चैप्टर के बाद इस तरीके का एक स्मार्ट आंसर की दिया रहता है, जहां पर ये लिखा रहता है कि कितने % लोगों ने उसे करेक्ट किया है और कितने % लोगों ने इसे स्किप कर दिया है। समझ लीजिए किसी क्वेश्चन में आपने देखा कि 64% लोगों ने इसे स्किप कर दिया है। देखिए 113 जो नंबर क्वेश्चन है, 64% लोगों ने इसे स्किप कर दिया, और समझ लीजिए यू आर वन ऑफ दोज 16% जिसने इसे करेक्ट किया हुआ है, तो आपको खुद अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो इस तरीके की एनालिसिस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई रिकमेंड दिस बुक। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि कोई मैं बेस्ट यूट्यूब चैनल आपको नहीं बता सकती इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बुक बहुत अच्छी मैं आपको बता सकती हूँ। इस बुक पे आप टोटली जा सकते हैं और अपनी पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं एक बार जब आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो यू कैन गो एंड परचेज दिस 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक ऑफ बैंकिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बुक पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने जो आपको पैराजंबल्स के बारे में जो चीज़ें आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो गई। इसी तरीके का सेशन हम दूसरे टॉपिक पे भी अब बनाएंगे। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ।